जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं वीडियो पार्ट 4। वीडियो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम, जिसका हिंदी है मादा जनन अंग। तो हम लोग जानते हैं कि मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, वह जनन अंग जो स्त्रियों की ओर से जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे मादा जनन अंग या जनन तंत्र कहते हैं। देखिए, जो स्त्री के तरफ से जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं या ऑर्गन कहते हैं। देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम होता है वह किस तरह से कार्य करता है। तो हम लोग सबसे पहले कार्य से पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से अंग इसमें कार्य करते हैं। तो देखिए, मादा का वह अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे तो हम लोग मादा जननांग कहते हैं। जो मादा का जो अंग जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे मादा का जननांग कहते हैं। ये हमारा हो गया जनन अंग। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं करके। एक मानिए कि हम लोग योनि, फर्स्ट योनि ले लेते हैं। योनि जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे विजाइना, ग्रीवा, अंडाणु, उसके अलावा अंडाशय, अंडवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब, गर्भाशय, भ्रूण, इटिसी बहुत सारे हैं जो स्त्री जनन अंग जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं, यहाँ चित्र के देख लेते हैं कि चित्र में जो बताया गया है वो किस तरह से समझाया गया है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले जनन जो प्रक्रिया है उसमें फीमेल यानी मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र में कौन कौन से तंत्र है। तो सबसे पहले हम आपको 3 फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं, 1, 2, 3, यह तीसरा नंबर है। तो पहला में देखिए, यहाँ आपको बताया जा रहा है यहाँ जो है यहाँ पे होता है फ्लोपियन ट्यूब, यानी जो फ्लोपियन नलिका होती है वह जहाँ जिसे हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। यहाँ भी बताया गया है जो यहाँ है फ्लोपियन नलिका है, फ्लोपियन यहाँ नलिका है। दूसरा यहाँ देखिए आपको अंडाशय बताया गया है, यह अंडाशय है। दोनों फिगर में ही भी बताया गया, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। जो यह है अंडाशय है, ठीक है, जो यह है अंडाशय है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ जो है वह गर्भाशय नलिका का अंतिम सिरा है, जो है दोनों तरफ गर्भाशय नलिका का अंतिम सिरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो हमारा है, यहाँ जो है गर्भाशय, देखिए यहाँ जो यहाँ है गर्भाशय है। और गर्भाशय जो ग्रीवा है, देखिए यहाँ जो ये है गर्भाशय ग्रीवा है। और जो ये है ये योनि है, यानी विजाइना जो है यह है विजाइना, यह वल्वा है। यहाँ जो है ये है विजाइना यानी योनि। और ये है हाइमन झिल्ली। जो हाइमन झिल्ली है वो फट जाने के कारण ही जो है फीमेल से जो है ब्लड जो है बाहर की तरफ आने लगता है। जो हाइमन झिल्ली है फट जाने के कारण वह थोड़ी छोटी सी जो पतली सी झिल्ली होती है वह किसी कारणवश भी फट जाती है, जिसके कारण जो है फीमेल से ब्लड आने लगता है। वह ज़्यादातर साइकिल चलाने से या किसी खेल को खेलने से जो है वह जो हाइमन झिल्ली है वह फट जाती है, जिसके कारण फीमेल से ब्लड गिरने लगता है। और देखिए जो यहाँ योनि आपको बता दिया गया है। तो अब आप देखिए यह भाग आपको बता देते हैं जो फीमेल में भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो सिस्टम है उसमें भाग है। तो देखिए जो यहाँ एक सिरे का आकार के हैं इसको हम लोग कहते हैं भगसेप। क्या भगसेप कहते हैं। यह बृहद गोष्ठक, जो यहाँ है बृहद भगोष्ठक, ठीक है। और जो यह छिद्र है जो वह है मूत्र मार्ग, ठीक है, जो है मूत्र मार्ग है। यहाँ है आपको जो यहाँ है वृद्ध है। और यहाँ जो है अंदर की तरफ वह है लघु वेष्टक,
ठीक है। और हाइमेन सेली यहाँ होता है। यह जो है फीमेल का जो पार्ट है उसको सीधा से पिक्चर को लिया गया है, सीधे तरह से तो इस तरह दिखाई देता है, सीधी तरह से पिक्चर को इस तरह दिखाई देता है। देखिए, और जो ये है यहाँ पे यह अंदर ये है योनि द्वार, जो विजाइना जो गेट है वही है। और यहाँ जो आपको दिखाया गया है यहाँ यह बर्थोलिन ग्रंथि का द्वार है, बर्थोलिन ग्रंथि का। और यह है गुर्दा, जो गुर्दा होता है वही है। तो अब हम लोग चलिए जानते हैं कि मादा जनन अंग में ये सारी रचनाएं कौन कौन सी सारी रचनाएं हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मादा जनन अंग में कौन कौन से रचनाएं हैं, तो देखिए मादा जनन में ये सारी रचनाएं होती है। फर्स्ट है 2 अंडाशय होती है। मादा जनन में कितने, जो मादा जनन अंग है उसमें 2 अंडाशय होती है, एक यहाँ देखिए और एक यहाँ है, आपको बताया जा रहा है। उसके बाद 2 अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब 2 होता है, देखिए आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ और यहाँ जो है 2 फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ बताया गया है 2 फ्लोपियन ट्यूब है। उसके अलावा एक गर्भाशय, एक यूट्रस होता है, देखिए आपको बताया गया है। गर्भाशय यहाँ है, जो ये है एक ही यूट्रस होता है, ना कि 2, एक यूट्रस होता है, ठीक है। उसके अलावा जो चौथा नंबर है एक योनि यानी एक विजाइना होता है, देखिए ये है योनि, एक ही विजाइना होता है। इसमें भी आपको दिखाया जाए तो ये भी एक है, यहाँ भी आपको बताया जाए तो यहाँ भी एक ही है। उसके अलावा 5वां नंबर है बाह्य जनेंद्रिय, जो एक्सटर्नल होते हैं, जेनेटिलिया। उसके अलावा अतिरिक्त जो जनन ग्रंथि होते हैं, एक्सेसरीज जेनेटिकली ग्लैंड होते हैं, एवं स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड होता है। तो ये सारी जो है मादा जनन अंग की जो रचनाएं हैं। अब हम लोग जानते हैं एक एक करके कि ये क्या क्या होते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट है कि अंडाशय यानी ओवरी क्या होता है, ओवरी यानी अंडाशय क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसकी पुष्टि करते हैं, परिभाषा को समझते हैं कि आखिर इसको हम लोग किसी को किस तरह बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक नॉर्मल भाषा में बता दें कि मादा का सबसे प्रमुख जनन तंत्र अंडाणु होता है। जो है सबसे प्रमुख जनन तंत्र क्या है, मादा का अंडाणु है। अंडाणु जो है मादा का सबसे प्रमुख क्या है, जनन तंत्र है, जो अंडाशय से अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में पहुंचती है। जो अंडाशय से अंडवाहिनी द्वारा कहाँ तक पहुंचती है, गर्भाशय तक पहुंचती है। उसके बाद यह मादा युग्मक होता है, जो यह है यह मादा युग्मक होता है। यह स्त्रियों में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। जो अंडाशय है यह एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। देखिए ये एक नॉर्मल भाषा में आपको बताया जाए, एकदम देसी भाषा में आपको समझाया, एकदम आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा हम हाई क्वालिटी मतलब अच्छी तरह से देख ले कि हम ओवरी किसे कहते हैं। थोड़े जैसे हम लोग को है यह 10th के बेस पर देख लेते, थोड़ा 12th के बेस पर देख लेते हैं। 12th में किस तरह आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, ये आपको यहाँ तक सही है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय यानी एक जो है पेयर ओवरी होती है। प्रत्येक अंडाशय का आकार, देखिए इसमें आपको आकार अगर पूछा जाए प्रत्येक अंडाशय का आकार कितना होता है, तो 3 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यह ओवरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पार्ट है, पॉइंट है कि अगर पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि अंडाशय का मादा में अंडाशय का साइज क्या होता है, तो 3 सेंटीमीटर गुने 1.5 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर जो है इसकी अंडाशय की आकार होती है। तो आपको अंडाशय मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला पार्ट 2 अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अंडवाहिनी या ओविडक्ट क्या होता है। जो फिलोपियन ट्यूब है यानी डिंबवाहिनी जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक
आसान भाषा में देख लेते हैं कि अंडाशय से जब अंडाणु निकलती है तो वह डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब से ही होकर गर्भाशय में प्रवेश करती है। जब अंडाशय से अंडाणु निकलती है तो वह फैलोपियन ट्यूब से ही होकर गर्भाशय में प्रवेश करती है, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब है वह चौड़ा होकर गर्भाशय का आकार बढ़ाता है। जो फैलोपियन ट्यूब है वह चौड़ी होकर गर्भाशय का आकार बढ़ाता है। और देखिए, हम आपको एक बार और अच्छी तरह से बता दें कि इसको थोड़ा हाई लेवल पे बता दें कि आप लोग अगले क्लास में भी अच्छे से पढ़ सकें। तो देखिए, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट होता है। प्रत्येक मादा में कितने अंडवाहिनी होती है? एक जोड़ा यानी 2, जिसके जो होते हैं क्या होते हैं, जो ओविडक्ट है वह 2 होते हैं यानी एक जोड़े होते हैं, जो ओवरी के ऊपरी भाग से शुक्र होकर गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल यानी दोनों साइड आपको बताया गया है चित्र में। चित्र यहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। दोनों साइड लगी रहती है। प्रत्येक नलिका का शीर्ष भाग अंगुलियों की समान झालर बनता है, जिसे फिम्बरी कहते हैं। जो प्रत्येक नलिका होती है वह अंगुलियों के समान झालर बनता है, जिसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही लिखाया जा रहा है। ओविडक्ट की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवार मांसन एवं संकुचनशील होता है, जो अंडाणु यानी ओवम को आगे बढ़ाने में सहायता देती है। अंडवाहिनी से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचती है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि जो अंडवाहिनी है यानी फैलोपियन ट्यूब है, जो यानी ओविडक्ट है, उसकी लंबाई हम लोग को पता है कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और जब गर्भाशय में पहुंचाना होता है अंडा को यानी जो है ओवम को, तो वह अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक नॉर्मल भाषा में किस तरह आप लोग को समझाया जा सकता है कि मादा जननांग का वह भाग जहाँ शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होता है उसे गर्भाशय कहते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जहाँ मादा जो है जननांग, जो मादा जननांग का वह भाग जो है शुक्राणु और अंडाणु, देखिए स्पर्म एंड ओवम जहाँ निषेचित होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का, उसी भाग को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे देख लेते हैं कि गर्भाशय आखिर होता क्या है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गर्भाशय क्या होता है थोड़ा हाई लेवल पे। एक तो हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ लिए कि जहाँ जो है फीमेल का भाग वह होता है जहाँ स्पर्म एंड ओवम यानी जो है शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होती है यानी फर्टिलाइज्ड होती है, उसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। और हम लोग हाई लेवल पर देख सकते हैं कि यूट्रस एक थैलीनुमा संरचना है। यूट्रस एक थैलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय व मलाशय के बीच श्रेणी में गुहा में स्थित होता है। जो मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। सामने से देखने से यह एक नाशपाती के आकार का दिखता है। अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो एक नाशपाती के आकार का दिखता है। गर्भाशय का आकार यानी यूट्रस का साइज आपको बता देते हैं कि यूट्रस का साइज क्या होता है।
गर्भाशय की साइज यानी यूट्रस की साइज 7.5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, अगर आप लोग से किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि गर्भाशय यानी यूट्रस का साइज क्या होता है, तो 7.5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर होता है। आप लोग इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि गर्भाशय टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा योनि यानी विजाइना। यह क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम लोग देख लें कि वह मादा जननांग जो शीशन मार्ग को प्रदान करता है उसे योनि कहते हैं, जिसकी लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर तक या 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये तो हम लोग एक नॉर्मल भाषा में पढ़ लिए। नॉर्मल भाषा में हम लोग समझ लिए कि मादा का एक जनन अंग है जो शीशन मार्ग को प्रदान करता है, उसे हम लोग योनि कहते हैं, जिसकी लंबाई 7 से 10 या 7 से 9 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी जो मेन साइज है 7 से 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल पर समझते हैं। देखिए, योनि यानी विजाइना एक थैलीनुमा संकुचनशील पेशीय रचना होती है। जो योनि यानी विजाइना होती है वह एक संकुचनशील, आपको बता दें, संकुचनशील पेशीय रचना होती है। कैसी रचना होती है? संकुचनशील पेशीय रचना होती है, जिसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय स्थित होता है। जिसके सामने क्या होता है? मूत्राशय। जो मूत्र मार्ग होता है उसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं, और जो मल मार्ग होता है उसे मलाशय कहते हैं। सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय स्थित होता है। विजाइना का साइज जो है, विजाइना का साइज आपको बता दें, इसकी साइज 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। आगे आपको बता दें कि विजाइना में कोई ग्रंथि नहीं होता है, विजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। यह बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है। जो विजाइना होती है वह बाहर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे टहग यानी बलवा कहते हैं। आपको चित्र में दिखा दें, यहाँ आपको चित्र में बता देते हैं कि आपको दिखाया गया है। आपको भग यानी बलवा का चित्र आपको दिखाए थे हम। यहाँ देखिए, यहाँ जो यहाँ है बलवा का चित्र है, यानी भग का चित्र है। आपको दिखा दिए, आप संतुष्ट हो गए होंगे कि बलवा यानी भग क्या होता है। हो गया, आप ये समझ में आया होगा आपको। बलवा यानी भग कहते हैं। बलवा यानी भग पतली नली झिल्लीदार यानी हाइमेन द्वारा ढकी रहती है। जो बलवा होता है वह हाइमेन द्वारा ढका रहता है। देखिए, आपको यहाँ बता दें, यहाँ जो यहाँ हाइमेन झिल्ली है, यहाँ यह बलवा ढकी रहती है हाइमेन झिल्ली से। उसके अलावा लेकिन कभी कभी अचानक चोट लगने से, अधिक शारीरिक परिश्रम करने से, अधिक साइकिलिंग करने या कोई खेल अधिक दिनों तक खेलने से यह हाइमेन झिल्ली टूट जाती है, जिससे फीमेल में ब्लड का जो है रेगुलेशन यानी सर्कुलेशन होते रहता है, जिससे कहा जाता है कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है। जो फीमेल है उसकी ब्लीडिंग जो प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक है हमारा योनि यानी विजाइना समझ में आया होगा। चलिए अगला हम जो है टॉपिक हमारा कि ग्रीवा क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीवा एक मादा जनन का अंग है जो शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने या अंडाणु को गर्भाशय से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करती है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म को गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय तक पहुंचाती है, पहुंचाना तथा ओवम अंडाणु को गर्भाशय से बाहर निकालने की क्रिया करती है। बाहर
निकालने का है कार्य करता है। तो आप लोगों को ग्रीवा जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला टॉपिक दिखा दे आपको। अगला टॉपिक हमारा जो है मेन टॉपिक है कि मासिक चक्र, रजोधर्म, मासिक स्राव, एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। सब छोड़िए, एमसी आप लोग सुने होंगे, किसी न किसी से आप लोग एमसी जरूर सुने होंगे कि जो है फीमेल में, मानव फीमेल में मासिक चक्र होता है, रजोधर्म, मासिक स्राव या एमसी उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये एमसी सुनने से हम लोगों को लगता है कि कोई बड़ा चीज़ है, बट ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसको समझने की बस फेरी रहती है कि यह क्या होता है। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि मासिक चक्र या रजोधर्म या मासिक स्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इस वीडियो को आप लोग उनके पास शेयर करें जो बच्चे अभी क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं। उनको यह वीडियो समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जो गर्ल होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती क्यों है, जो ये मासिक चक्र क्यों होता है, वे जरूर समझेंगे। इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। देखिए, जब गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, जब गर्भाशय में ओवम का जो ओवम होता है उसका निषेचन नहीं हो पाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो यह 28 दिन पूरे हो जाने के बाद नष्ट होकर गर्भाशय के अंतः स्तर के साथ योनि द्वारा होकर रक्त के साथ बाहर निकल जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो फीमेल है उसकी ब्लीडिंग जो हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है कि जो गर्भाशय होता है उसमें अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है। जब कोई भी फीमेल में स्पर्म नहीं जाएगा और जो ओवम है उसके गर्भाशय में चक्कर काटते रहेगा जब तक स्पर्म नहीं जाएगा, तो स्पर्म न होने के बाद वह 28 दिनों तक पूरे उसी गर्भाशय में घूमते रहता है और स्पर्म नहीं मिलने के कारण वह नष्ट हो जाता है। और गर्भाशय जो होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें अंतः स्तर के साथ योनि यानी योनि जो है उसको विजाइना हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, विजाइना द्वारा होकर रक्त के साथ जो ब्लड होता है उसके साथ बाहर निकल जाता है। यह क्रिया प्रत्येक 28वें दिन पर चलता रहता है। जो यह क्रिया है वह प्रत्येक 28वें दिन पर चलता रहता है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको बता दे, कोई पूछ दे कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। आप लोग इस टॉपिक से संतुष्ट हो जाएंगे, हम आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो आपको ना ही मासिक चक्र में कोई दिक्कत होगा, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी पार्ट में, क्योंकि हम इतना आसानी भाषा से बताएंगे कि कोई भी समझ सके। देखिए, तो जो होता है मासिक चक्र प्रत्येक 28वें दिन होता है। वो मासिक चक्र क्यों होता है, तो ये जान लीजिए कि जब फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो अंडाणु होता है वह प्रत्येक 28वें दिन एक अंडा जो अंडाणु होता है, यहाँ आपको चित्र में बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो अंडाणु होता है, यह अंडाणु जो है प्रत्येक 28वें दिन एक इधर से तो एक इधर से, एक लेफ्ट साइड से यहाँ से तो एक राइट साइड से यहाँ से जो है गर्भाशय में जाती है, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, तो गर्भाशय में जाती है और उस 28 दिन के बीच में उसको स्पर्म नहीं मिलता है, यानी जब रिलेशनशिप में वह फीमेल नहीं आती है, रिलेशनशिप में फीमेल जब नहीं आती है तो जो वह अंडा होता है, जो अंडा होता है वह जो गर्भाशय में घूमते घूमते वह 28 दिन तक घूमते रहता है और 28 दिन
जब हो जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। तो वही जो है थक्का बन करके ब्लीडिंग के साथ जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये आप लोग को जो है 28 दिन पर चलता रहता है, ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए इसे मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। सामान्यतः यह स्त्रियों में 10 या 12 साल के बाद प्रारंभ होता है। जो यह चक्र है यह स्त्रियों में 10 से 12 साल के जो मादा हो जाते हैं, जो 10 से 12 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, उसमें यह प्रारंभ हो जाता है। और यह क्रिया जो है हमारे जो मादा जो होते हैं, जो फीमेल होते हैं, उसमें 45 साल तक अंडा, मात्र 45 साल तक अंडा जो है बनता रहता है। ओवम जो है ओवम है वह मात्र 45 साल तक ही जो है वह महिला एक बच्चे की माँ बन सकती है। 45 साल के बाद उसकी ओवम की कोई जो है गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, यह करीब उसे 5 दिनों तक चलता है। जैसे जो ये मासिक चक्र जो होता है वह करीब 5 दिनों तक होता है। छठे दिन जो है खेलने कूदने का दिन होता है। जो 5 दिन है, यह 5 दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 दिन के अंदर अगर कोई स्पर्म उसको मिल जाए तो वह एक बच्चे का निर्माण कर सकता है। अगर इस 5 दिन के बीच अगर आप जो है स्पर्म उसको ना दे तो वह नष्ट होकर शरीर से बाहर गिर जाएगा और वह जो है मासिक चक्र उसी को हम लोग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मासिक चक्र, रजोधर्म, ईएमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा प्रसव। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रसव होता क्या है। तो देखिए, विकसित गर्भ जब शिशु के रूप में बाहर आता है, अर्थात जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसी अवधि को प्रसव कहते हैं हम लोग। जो वह अवधि होता है उसको हम लोग प्रसव, जो समय होता है जब विकसित गर्भ जब शिशु के रूप में यानी बच्चा के रूप में शरीर से बाहर आता है, जब शरीर से बाहर जब बच्चा आता है, वह जो समय होता है उसको हम लोग प्रसव कहते हैं। जो उस अवधि में जन्म बच्चा लेता है उसको हम लोग प्रसव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का जो टॉपिक है, गर्भावधि क्या होता है। गर्भावधि इसको हम लोग समझते हैं, निषेचन क्रिया को संपन्न होने से लेकर जन्म लेने तक के समय के बीच गर्भ के संपूर्ण विकास अवधि को गर्भावधि कहते हैं। देखिए, बच्चे को जन्म लेने तक जब निषेचन होती है उसके बाद से लेकर बच्चे के जन्म तक जो भी अवधि होती है, जो उसके निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो भी कार्य होता है जो संपूर्ण तरीके से हो जाती है, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है उस अवधि को हम लोग गर्भावधि कहते हैं। गर्भावधि जो है 40 सप्ताह, क्या 40 सप्ताह या 9 से 9.5 माह, 9 से 9.5 माह में जो है संपूर्ण हो जाती है। यानी जो बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चे की अवधि होती है वह 9 से 9.5 माह। देखिए, जो हेल्दी आदमी होते हैं, जो हेल्दी फीमेल होते हैं, उसमें मात्र 9 मंथ लगते हैं, 9 मंथ लगते हैं। लेकिन थोड़ा जो थीन होती है, जो पतली होती है, उसमें लगभग 9.5 माह बच्चे को जन्म देने में लग जाता है। जो 40 सप्ताह की अवधि पूरी करने के बाद वह बच्चे को जन्म देती है। देखिए, आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक नोट पॉइंट लिखाया गया है कि नवजात शिशु का वजन लगभग 3.5 kg का होता है। जो छोटे बच्चा होता है उसका जो वजन है लगभग 3.5 kg का होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझा पाया होगा। और इसके अगला टॉपिक जो होगा हमारा जनन स्वास्थ्य। जो जनन स्वास्थ्य क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक को समझाए हैं, मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को पूछना है कमेंट में आप लोग लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आंसर मैं ज़रूर दूंगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आप लोग से निवेदन है कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाए और साथ में मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।